हेलो भाई, कैसे हो? तो आज हम लोग हिस्ट्री के जो हमारी पॉलिकास आ गई है और इसको जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यूपी पीसीएस की जो आरओ की जो वैकेंसी है और जो यूपी पीसीएस की जो प्रीलिम्स की है, ठीक है। तो ये दोनों में जो है हमारा जो है उसको कंबाइंड करके इसको जो है पढ़ाया गया है। तो आप इसे समझिए और अच्छे से समझिए और इसको आप जो एग्ज़ाम के लिए तैयार करिए और इसको रिवीजन भी करिएगा। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का। तो देखिए, हिस्ट्री को जो अब आज तक जो है हम लोगों ने पढ़ा है तो 3 पार्ट में पढ़ा है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नॉर्मली अगर कोई पढ़ता है तो कोई पूछे हिस्ट्री के कितने पार्ट हैं तो इसको जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। कोई भी कहेगा जो प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है, ठीक है। इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। आगे देखते हैं, विकास के आधार पर भारतीय इतिहास को जो निम्न 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, अब तक हम लोग हिस्ट्री जो पढ़े हैं 3 पार्ट में पढ़े हैं, एंशिएंट है, मिडवल है, ठीक है, और मॉडर्न है। परंतु अगर इतिहास जो है इसको जो है हम लोग परिवर्तन के अनुसार इसको जो है बांटेंगे, इसको जो हम परिवर्तन के अनुसार बांटेंगे तो कितने में बांटा गया इसको जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? तो प्रागैतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो इसको एक एक को समझते जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, देखिए हिस्ट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप हिस्ट्री को जो है रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर एक बार आप ध्यान से इसको सुन लें, देख लें, समझ लें। और आपको बता दूँ एक अच्छी चीज़ हिस्ट्री की कि आप जो है इसमें कुछ टॉपिक अगर आपको समझ में ना आ रही हो, आप इसे गूगल करिएगा, आपको जो है वहाँ से कुछ इमेज देखने को मिल जाएंगे और आप इमेज को देखते हैं तो आपकी जो याद होती है थोड़ी मजबूत हो जाती है। तो हिस्ट्री में जो है आपके पास ये भी जो है रास्ता है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? 3 पार्ट में बांटा गया है विकास के आधार पर। यानी पहले क्या था? पहले जो प्रागैतिहासिक था, आद्य ऐतिहासिक था, फिर ऐतिहासिक काल था। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल को बता रहे हैं कि यहाँ से जो है कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। साक्ष्य मतलब समझ सकते हैं, यानी कोई यहाँ से साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक होता है, ठीक है, और दूसरा होता है साहित्यिक, जो है साहित्यिक साक्ष्य होता है। इसको हम लोग आगे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये मात्र इंट्रोडक्शन क्लास है। आपको जो है सिलेबस में यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो है क्या क्या पढ़ाना है, आपके सिलेबस में क्या क्या है, आप इसे कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी कोई डिटेल्ड क्लास नहीं है। यह सारी चीज़ों को जो है हम अभी जब टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा तो सबको एक बारीकी से पढ़ाया जाएगा। आपको ऐसे हवा में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा भाई, ठीक है। तो आप इसे देखिए और समझिए। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें क्या होता है, यहाँ से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बात है, आपको अगर कोई प्रूफ देना है, कोई अब बात कर रहे हैं तो कोई प्रूफ में क्या होगा, कोई साक्ष्य तो होना चाहिए ना। तो इतिहास जो है हमारा साक्ष्यों का विषय है, ऐसे इसे एक विज्ञान भी माना जाता है। इसमें कोई हवाबाजी नहीं हो सकती है। ये नहीं कह सकते कि हाँ जो है दादाजी, जैसे कि एक एग्जाम्पल नॉर्मल होता है कि आप कोई व्यक्ति को उठ कर कह दे कि जो हमारे जो दादाजी हैं वो 3000 साल पहले जो है शेरों से लड़े हैं। तो ये सब कहने वाली बातें जो है यहाँ पर हिस्ट्री में नहीं होती है कि हमारे जो दादाजी इतने महान थे। इसके लिए प्रूफ, अगर कोई प्रूफ है तो फिर ठीक है। प्रूफ में क्या होगा, मान लीजिए कोई 3000 साल पहले का प्रूफ आप अगर मांगेंगे तो किताब कापी तो था नहीं, ऐसा कोई भी रिकॉर्डिंग भी नहीं था, तो क्या था उस समय कि या तो साहित्यिक साक्ष्य होंगे या तो कुछ लिखा उखा होगा कहीं कहीं ताम्र पर, या कोई जो भी छाले होते हैं, मतलब छिलके उलके होते हैं, ऐसा कुछ, या किसी टीना पर जो है ऐसा कुछ लिखने को मिल रहे हैं तो ठीक है। नहीं तो कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाए, यानी कोई खुदाई में जैसे कुछ सामान मिल जाए कि हाँ जिससे ये सिद्ध हो जाए कि हाँ ये दादाजी ने इनके ऐसे किए हैं, तो फिर इसको हम इतिहास मानते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रागैतिहासिक काल वो है जिसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ से केवल जो है क्या मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। परंतु आगे देखते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। एक आद्य ऐतिहासिक काल है, तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है यहाँ से लिखित भी साक्ष्य मिला है, ठीक है, यहाँ से लिखित साक्ष्य मिला है, सोचने वाली बात है कि मिला है, लेकिन इसे क्या हुआ है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है कि एक जो लिपि है, अब लिपि कैसे है, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, फिर मान लीजिए कोई मछली का कुछ निशान है, फिर आदमी के निशान है। तो इसे अभी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इसे अभी जो है इसे समझ नहीं पाए, इसमें अभी खोज जारी है, तो अभी आगे क्या होगा उसको देखा जाएगा। परंतु यहाँ से जो क्या हुआ कि जो पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से, इसे हम पढ़ सकते हैं। यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं क्योंकि यहाँ भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले,
पुरातात्विक साक्ष्य को जो है हम लोग पढ़ भी सकते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्या है, यहाँ से जो है केवल क्या मिले हैं, जो जिसे समझा जा सका है, पुरातात्विक मिले हैं, साहित्यिक मिला है, तो उसे हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए हैं। अब ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल को हम समझेंगे कि यहाँ से जो है लिखित और पुरातात्विक दोनों ही साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है दोनों को ही, यानी जो लिखित जो मिला है दोनों को ही हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और पुरातात्विक है इसको भी हम लोगों ने इसको जो खोजा है और इसे समझा है। इस बिल्कुल घबराइएगा मत हिस्ट्री से, क्योंकि पुरातात्विक क्या होता है, साहित्य क्या होगा, आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और हिस्ट्री में जो आपको बहुत चीज़ें जो है दोहराती हुई नजर आएंगी, तो आपको इससे घबराइएगा नहीं। तो हम आगे देखेंगे कि जो है प्रागैतिहासिक काल है, इसको हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? इसको जो हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। मैंने चौथा यहाँ पर जोड़ा है ताम्र पाषाण काल, ठीक है। इसको भी हम लोग इसको साथ में पढ़ेंगे, तो आप इसे समझ लीजिएगा। पूरा पाषाण काल यानी जो है पेलियोलिथिक जो एज है, मेसोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज है, और कॉपर स्टोन एज जो है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल यानी बदलाव का काल जो है इसे माना जाता है। आपको बता दूं कि देखिए जो पूरा पाषाण काल दिया हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा पाषाण काल है और ये मध्य पाषाण काल है। तो पूरा पाषाण, देखिए मान लीजिए पूरा पाषाण काल है और ये जो है क्या है, नव पाषाण काल है। परंतु ये जो बीच का जो मध्य पाषाण काल है, ये क्या है कि जो है ये संक्रमण का दौर था। संक्रमण का मतलब आप इसे समझ लीजिएगा, संक्रमण का मतलब जो है इसमें इस समय कुछ क्या हो रहा था, इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा था, ठीक है। यानी लोगों के जो है जो पूरा पाषाण काल में, यानी जो जिसे हम पत्थरों का काल कहते हैं, तो इस समय क्या हो रहा था कि यहाँ से जो है नव पाषाण के बीच में जो मध्य पाषाण है, इस मध्य पाषाण में क्या हो रहा था कि लोगों के जो है खान पान में, यानी उनके जो है खाने में बदलाव आ रहा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है आ की जो खोज है, इसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे हमारे जो है जो पहले जो आदि मानव से हम लोग मानव बने हैं, इसको भी पढ़ना है। तो मध्य पाषाण काल में जो क्या हुआ, तो इस समय बदलाव हो रहा था, यानी किसी के रहन सहन में, यानी किसी के विचार में भी परिवर्तन आ रहे थे उस समय। तो इसे आप मध्य पाषाण को ऐसे समझ लीजिएगा। मध्य पाषाण काल के जो है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे समझ भी सकते हैं कि खान पान जो है, रहन इत्यादि में बदलाव देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, तो जो मध्य पाषाण को हम लोग परिवर्तनों का काल मानते हैं। आगे जो क्या है कि जो है आद्य ऐतिहासिक काल है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल जो है, आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग ऐसे समझेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसको, तो हम लोग इसको अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। पहले सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए हमारा जो है भारत का प्रथम नगरीकरण जो है इसको माना जाता है। हमारे देश में यानी भारतीय संस्कृति में जो 3 नगरीकरण हुए हैं, जिसमें से पहला कौन था, सिंधु नदी घाटी की जो सभ्यता का जो नगरीकरण था। इसको क्यों मानते हैं, क्योंकि जो सिविलाइजेशन था, यानी जो यहाँ का नगरीकरण था, जो नगर व्यवस्था था, इस तरह से जो है यहाँ पर जो व्यवस्था की गई थी, जो काफ़ी उन्नत था, ठीक है। इतना उन्नत था कि इसको जो हम लोगों ने क्या किया कि इसको हम लोग जो है प्रथम नगरीकरण मान लिया। यानी जो आज हम लोग नगरीकरण देखते हैं अपने देश में, तो ये इससे जो है सबसे उन्नत नगरीकरण जो है हमारा पहली बार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया, इसलिए इसको हम लोग जो है भारत का प्रथम नगरीकरण मानते हैं। इसी में जो है आद्य ऐतिहासिक काल में जो है वैदिक सभ्यता को भी रखा गया है, इसको भी पढ़ेंगे। क्योंकि वैदिक काल में जो उस समय क्या था कि लिखित साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि जो है जो सुनने की जो अपने भाषा सुनी होगी कि जो है एक यहाँ से मतलब एक पीढ़ी से एक पीढ़ी जो सुन कर जाती थी, अब यहाँ पर लिखित साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला, इसलिए इसको जो है आद्य ऐतिहासिक में रखेंगे। एग्जाम में आपके ऐसे पूछ सकता है कि PCS की में भी कि वैदिक सभ्यता को या आर्य सभ्यता को जो है किस काल में हम लोग रखेंगे, तो इसको हम लोग देख लेंगे किस में रखेंगे। तो इसको जो हम आद्य ऐतिहासिक काल में इसको रखते हैं। आगे आते हैं तो हमारा जो है ऐतिहासिक काल है, ठीक है। ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल में जो हम लोग प्राचीन इतिहास को, ठीक है। ऐतिहासिक काल में देखिए यहाँ से हम लोग 3 पार्ट में इसको बांट लिए हैं। यहाँ से जो हम लोग का जो प्योर जो इतिहास होता है यहाँ से शुरू होता है। तो पहले को जो हम लोग प्राचीन में जो है प्राचीन इतिहास में इसको बांट लिए हैं। इसको कब से कब शुरू किया गया है, तो 600 BC से 712 AD तक। और दूसरा क्या है, दूसरा जो मध्यकालीन है, इसको हम लोग 1205 AD से 1707 AD तक माने हैं, ठीक है। तीसरा है आधुनिक भारत।
और जो ए कब से आधुनिक भारत का हम लोग कब से कब पढ़ेंगे, तो 1857 से 1948 तक। आपको एक बात बता दें कि आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा कि देखिए 600 BC से 712 AD तक जो है हम लोग इसको प्राचीन इतिहास तो है जो है माने हैं, लेकिन 712 से हम लोग सीधा 1205 आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जो बीच का जो समय रहा है यानी 712 से जो 1205 का जो समय रहा है, यानी इसके बीच का काल क्या था? ये संक्रमण काल था। ये भी क्या था? संक्रमण काल। यानी इस समय भी क्या हो रहे थे? इस समय भी बदलाव हो रहा था लोगों के खाने पीने में, रहन सहन में, उनके विचारों में, या उनका सामाजिक परिवर्तन हो रहा होगा, उनका सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा होगा। इसलिए इसको हम लोग जो गैप को जो है इसको हम लोग किसी में भी नहीं रखते हैं, ना प्राचीन में ना मेडिवल में, इसको हम लोग संक्रमण काल में रखते हैं। हालांकि पढ़ेंगे इसको भी, यानी इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है इसको भी पढ़ेंगे। तो इसको अब देख लीजिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन में हम लोग आएंगे तो दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का जो है टाइम पीरियड कब से था? तो 1206 से 1526 तक था। फिर हमारा मुगलों का काल आया 1526 से 1707 तक। तो देखिए जो 1707 आया है, तो 1707 के बाद जो है मुगल काल खत्म नहीं हुए, एक भी याद रखिएगा, क्योंकि 1707 में जो है औरंगजेब का जो शासन रहा भारत पर। इसके बाद भी बहुत सारे हैं, फर्रुखसियर आया, फिर से मोहम्मद जो शाह रंगीला का नाम सुनते होंगे, जिसने सिर्फ दारू पिया अपने राज्य में, दारू मतलब जो भी था, कहने का मतलब नामी रंगीला है, तो आप समझ सकते हैं। तो इसे ख़त्म नहीं हुआ 1707 के बाद, लेकिन यहाँ तक जो है एक मूलभूत जो है ढांचा का जो है शासन चला। फिर इसके बीच क्या रहा? फिर संक्रमण काल रहा, यानी इसमें कुछ ना कुछ होता रहा, जो भी हुआ इसको हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे भी। तो हमारे जो बीच का जो गैप है इसे आप समझिएगा, ये गैप जो है क्या है? तो ये गैप जो हमारा संक्रमण का दौर रहा है, यानी यहाँ पर परिवर्तनों का दौर रहा है। तीसरे नंबर में हम लोग जो है आधुनिक भारत को बांटते हैं। तो इसमें 1857 से 1948 के बीच हम लोग क्या क्या परिवर्तन हुए उसको पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग 1857 की जो 57 की क्रांति को जो स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आज़ादी की कहानी स्टार्ट करेंगे। देखिए इस 1857 के पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारे यहाँ 1600 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के साथ साथ जो है बहुत सारे हमारे देश में बदलाव हुए। कुछ ऐसे भी अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे जो नियम कानून लाए। सिर्फ 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, फिर से इसी तरह 1905 का भारत शासन अधिनियम था, 1935 का। फिर इन सभी चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि एग्जाम से जो भी क्वेश्चन पूछने वाले रहेंगे उसके हर पॉइंट को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो आपको जो है काल विभाजन बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसे भी आप समझिएगा। तो गांधी जी की हत्या तक हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट में जो एक गैप लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो क्या है कि खाली समय में जो खाली समय में जो गैप जो है, यानी जो गैप में आपको मैंने बताया है कि यहाँ से हम लोग 1707 से 1857 के बीच आए। तो इसके जो 1707 और 1857 के बीच का जो समय रहा वो किसका रहा? वो परिवर्तनों का रहा, यानी संक्रमण का रहा, यानी वो संक्रमण कालीन उसको माना जाता है। तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा जो है असली इतिहास जो है, यानी जो ओरिजिनल इतिहास जो है हम लोग यहाँ शुरू होता है। आपको बता दें कि जब भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें जो है टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न जैसे जैसे बदल रहा है, आप इस टाइम पीरियड को और जो फैक्ट जो है इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप इसे देखिएगा, याद भी करिएगा। कुछ चीज़ों को याद भी करनी पड़ती है और कुछ चीज़ें ऐसे समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर है। तो हिस्ट्री में कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। याद का मतलब है कि 3 बार 4 बार आप 4 बार जो है पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा तो आसानी से याद हो जाएगी। फिर नहीं तो मैंने आपको बताया कि गूगल से आप कुछ फ़ोटो क्लिक करिए। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, इसमें पहले टॉपिक में लिखा हुआ है। आप हड़प्पा सभ्यता को जो है देखिए, कुछ फिगर देखिए। अभी हम आगे जब पढ़ाएंगे तो अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आपको सिलेबस में मैं जो है बता रहा हूँ। तो जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो सारे फिगर को हम लोग जिसमें ऐड करेंगे, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ चलो मुझे भी थोड़ी, मेरा भी कुछ दायित्व बनता है, तो आप इसे कर सकते हैं। तो प्राचीन भारत का हम लोग जो है पूरा इसका सिलेबस कैसे है इसको डिस्क्राइब किए हुए हैं हमारी टीम ने, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो क्या है, तो पहला जो है हड़प्पा सभ्यता से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसी को जो हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था, ठीक है। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कुछ लोग सिंधु घाटी जो है सिंधु घाटी तो कहते ही हैं, उसके सरस्वती जो है इसे सभ्यता भी कहते हैं।
तो इसे हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे। इसका टाइम पीरियड आप बिल्कुल याद रखेंगे, 2500 BC से 1500 BC। और ये BC और AD क्या होता है तो आपको बता दें कि जो हमारा जो एक वर्ष यहाँ से एक स्टार्ट हुआ है, यहाँ से एक से हम लोग 2000 पहुँचे हैं, तो एक के पहले को हम लोग क्या कहते हैं, BC कहते हैं, ठीक है। और एक के जो बाद को क्या कहते हैं, AD कहते हैं। इसी को जो है ईसा मसीह का जो है जन्म दिवस माना जाता है। तो आप इसे समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, हम लोग को जरूर बताएंगे। दूसरा हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो ये 1500 BC से 600 BC चला। वैदिक सभ्यता जब चल रही थी, इसमें 2 भागों में इसको जो है बांटा जाता है। पहला को हम लोग ऋग्वैदिक कहते हैं, ठीक है, दूसरे को उत्तर वैदिक कहते हैं। दोनों का टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे देखिएगा और इसे याद करिएगा। जैसे कि देखिए उत्तर वैदिक काल जैसे खत्म होता है तो हमारे यहाँ हमारे देश में प्राचीन भारत में महाजनपद काल शुरू होता है। तो इस समय क्या हुआ, हम लोगों ने प्रथम नगरीय क्रांति कहाँ देखी, प्रथम नगरीय क्रांति जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला। तो हम लोग यहाँ पर द्वितीय नगरीय क्रांति हम लोग यहाँ पर महाजनपद काल में देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ से हम लोग इसके जो है जनपद पढ़ेंगे, महाजनपद पढ़ेंगे, गणराज्य मतलब समझ रहे हैं, कुछ रिपब्लिकन जो आज हम लोग गणतंत्र हुए हैं ना, गणतंत्र हुए हैं, वैसे ही उस समय यानी 2500 BC जैसे दिखा रहा ना 1000 BC लगभग, यानी 400 BC यानी 400 या 300 BC के समय में जो हमारे यहाँ गणराज्य, कुछ गणराज्य भी देखने को मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वहाँ पर अपना पार्लियामेंट जैसे कुछ व्यवस्थाएँ थी, जिसका जो है समाप्त हो गया। अब कैसे कैसे हुआ हम लोग आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आप इन्जॉय करिए, हिस्ट्री एक इन्जॉय का सब्जेक्ट है। फिर बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में जितनी सारी जो भी कथाएं हैं, जितनी सारी उसकी जो ऊंचाइयां हैं, जो भी उसकी कमियां हैं, सब पढ़ा जाएगा। फिर हम लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। फिर जैन धर्म पढ़ेंगे। जो आजीवक जो कुछ संप्रदाय भी हैं, आजीवक संप्रदाय हो गया, भागवत संप्रदाय हो गया, इसको भी पढ़ेंगे। अब फुल डिटेल में, ऐसा नहीं कि इसे नॉर्मली पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम ऐसा आ रहा है ना कि आप इसे बस ऊपर पढ़ के आप एग्ज़ाम निकाल नहीं सकते, यही सच्चाई है। चौथा जो है मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य के जो है हम लोग शुरुआत पढ़ेंगे, राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, सामाजिक इतिहास पढ़ेंगे, इसके जो धार्मिक परिवर्तन पढ़ेंगे, इसके जो कला संस्कृति पढ़ेंगे, और मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, अशोक के अभिलेख जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मौर्यों के पतन का कारण, फिर एक कला संस्कृति भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद से मौर्य के बाद जो है मौर्य का जो कहते हैं कि जो ये होता है जैसे कि अवगमन होना, यानी मतलब वो डाउनफॉल होना, तो उसको हम लोग मौर्योत्तर कहते हैं, यानी मौर्य से उतर रहा है ऐसा मान लीजिए कुछ। तो मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। तो मौर्योत्तरकालीन वंशों को, यानी इस समय जो वंश थे इनको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। तो पहला जो वंश कौन था, जो है भारतीय राजवंश थे। फिर इस समय कुछ विदेशी राजवंश हैं, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये लोग इम्पोर्टेंट है। भारतीय राजवंश में कौन थे, तो शुंग वंश थे, कणु वंश थे, सातवाहन वंश थे, चेरी वंश थे, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे विदेशी राजवंश में। तो विदेशी राजवंश में हम लोग को इंडो ग्रीक देखने को मिलते हैं, फिर शक मिलेंगे, पहलव मिलेंगे, कुषाण मिलेंगे। कुषाण के बारे में जो है आप लोग पढ़े होंगे कि जो है जो सिल्क रोड है वहाँ पर जो इन लोगों ने जो है कुछ कार्य किए। तो इस कुषाण के जो है वो भी उपलब्धियों को हम लोग हर चीज़ों को जो है पढ़ेंगे। तो हम लोग 6वें पॉइंट में आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर साम्राज्य पढ़ेंगे। फिर इसका भी जो भी राजवंश है इसको जो है जैसे हर्षवर्धन हो गए, पाल वंश हो गए, प्रतिहार हो गए, राष्ट्रकूट हो गए। फिर आगे आएंगे तो दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग क्या देखेंगे कि जो संगम काल देखेंगे, चोल वंश देखेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि चोल वंश पर जो कुछ मूवी बनी है, आप इसे देख लीजिएगा, थोड़ा इसका आपका इमेज बन जाएगा माइंड में। फिर चेर वंश देख लीजिए। फिर हम लोग पांड्य राजवंश पढ़ेंगे। फिर जो शाही चोल वंश भी पढ़ेंगे हम लोग। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग जो है मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इसको भी अच्छे से समझाते हुए ख़त्म करेंगे। तो अब जो हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री था, एंशिएंट हिस्ट्री को आप फिगर वाइज ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट में कुछ फिगर ऐसे भी हैं। तो इस तरह हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्लीज़ आप इसे समझिए, ठीक है। तो ये जो है मेडिवल हिस्ट्री का जो है हम लोग अब सिलेबस आपको बता देते हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री में जो भारत पर जो प्रारंभिक जो मुस्लिम आक्रमण हुए उसको पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो अरबों का आक्रमण हुआ। फिर अरबों के आक्रमण में कौन से शासक ने किया, कौन व्यक्ति था, तो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, पहला आक्रमण करने वाला। फिर तुर्कों का आक्रमण हुआ जिसमें महमूद गजनवी था, मोहम्मद गौरी था, जिसने आपने पढ़ा होगा कि कैसे सोमनाथ मंदिर को जो है लूटा गया, तो ये भी आप पढ़ेंगे।
फिर दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल। तो इसका टाइम पीरियड याद रखें। एक बात याद रखें कि इस जो हम लोग जो ये सिलेबस दे रहे हैं इसमें क्या है कि टाइम पीरियड जो है हम लोग जो है लगभग पूरा के लिख चुके हैं, ठीक है। आप इसे एक बार देखेंगे तो हम आगे जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी टाइम पीरियड लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि इसमें टाइम पीरियड नहीं रहेगा, परंतु इसको अगर एक बार आप ध्यान से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आने वाले जो है उस टॉपिक में आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी और आपको धीरे धीरे करते करते इसकी आदत हो जाएगी। तो टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। फिर सल्तनत काल पढ़ेंगे। सल्तनत काल जो है 1206 से 1526 तक चला। इसमें सबसे पहला वंश जो था गुलाम वंश था, इसी को हम ममलूक वंश भी कहते हैं। ये कब से चला है तो 1206 से 1290 तक। इसके कौन से शासक रहे तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, इल्तुतमिश रहा, फिर इसी की बेटी जो रजिया सुल्तान है वो है। फिर इसके बाद बलबन जो है शासक बना, उसको पढ़ेंगे। फिर गुलाम वंश के बाद जो है शुरू होता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासक जो है 1290 से 1320 तक रहा। सल्तनत काल का जो है सबसे कम समय में शासन करने वाला राजवंश जो है खिलजी वंशी है। इसी समय दो जो शासक हुए, पहला जो था जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने जो 1290 से 1296 तक जो है इसमें शासन किया। दूसरा जो था अलाउद्दीन खिलजी, जिस पर मूवी बनी आप लोगों ने देखा भी होगा, यही अलाउद्दीन खिलजी हैं, जिनका शासन कब से चला है तो 1296 से 1316 तक। फिर आगे चलते हैं हम लोग तो फिर तुगलक वंश आता है। सल्तनत काल में जो है सबसे अधिक जो है शासन करने वाले को जो है तो ये तुगलक वंश है, जिसने जो है बहुत ही ज़्यादा शासन किया है तुगलक काल का, सबसे अधिक जो टाइम पीरियड था। तो इसमें कौन कौन से शासक रहे हैं तो गयासुद्दीन तुगलक रहा है, ठीक है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो है हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर फिरोज शाह तुगलक को हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं, फिर सैयद वंश आया, फिर इसमें लोधी वंश आया। यहाँ भी देखिए टाइम जो है टाइम पीरियड दिया हुआ है, क्योंकि टाइम पीरियड हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड, अगर आपको कालक्रम नहीं पता है तो आप हिस्ट्री को जो अच्छे से ना समझ पाएंगे ना इसको आप याद कर पाएंगे। तो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिए। पहला जो है सैयद वंश आया, इसमें जो है खिज्र खां जो थे इसमें जो शासक बने और ये जो यहाँ के संस्थापक थे। फिर लोधी वंश का वास्तविक संस्थापक जो है बहलोल लोधी को माना जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 3 शासक में बहलोल लोधी हुआ, सिकंदर लोधी हुआ, फिर इब्राहिम लोधी हुआ। ये 3 शासक रहे हैं। इब्राहिम लोधी जो है सल्तनत काल का अंतिम शासक था। इसके बाद ही हम लोग का कौन सा काल शुरू होता है तो मुगल काल शुरू होता है। तो एग्जाम में देखिए ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इब्राहिम जो है सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन थे, तो ये जो है इब्राहिम लोधी थे। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं मुगल काल। तो मुगल काल जो है कब से कब तक रहा तो मुगल काल जो है 1526 से 1707 तक रहा है, ठीक है। तो इसमें मुगल शासक में जो मुगल काल में सबसे पहले जो शासक हुए कौन थे तो सबको पता है, और नहीं भी पता है तो ये जो है बाबर थे, ठीक है। बाबर का जो है कब से कब तक चला शासनकाल तो 1526 से 1530 तक। बाबर जो है मुगल शासक का जो है संस्थापक रहा। फिर इसके बाद से हुमायूं थे। तो ये हुमायूं के बारे में जो है हुमायूं का 2 चरण रहा है, ठीक है। एक जो है पहला जो चरण रहा है हुमायूं का 1530 से 1540 तक। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि यहाँ पर शेर शाह सूरी का शासन हो गया। कैसे हो गया यहाँ पर आप देखिएगा। फिर दूसरा शासन जो है फिर आया 1555 से 1556 तक। द्वितीय अफगान साम्राज्य जो है 1540 से 1555 तक। इसमें जो है पहला शासक कौन हुआ शेर शाह सूरी हुआ, जिसका बहुत ही जो मिर्ज़ापुर किले में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। अब देखिएगा यहाँ से भी कुछ जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ इसने भी बनवाया है। तो इसको जो हम लोग पढ़ेंगे शेर शाह सूरी को, इसकी कमियों को, इसकी जो भी उपलब्धियाँ हैं, जो भी इसने कार्य किए हैं, इन सबको हम लोग देखेंगे और आपको समझाएंगे। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। शेर शाह सूरी की जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि उसने कुछ साहित्य लिखे हैं, ठीक है। फिर प्रशासन उसका किस तरह चला रहा था। तो आपको बता दें कि देखिए जो हिस्ट्री में जो ऐसे कि जो राजा थे, जो राजा महाराजा लोग जो थे, इन जो शासक थे, उनकी जो प्रशासनिक जो नीतियाँ थी वो आज भी हमारे देश में लागू की जाती है। वहाँ की जो योजनाएँ हैं वो आज भी हमारे देश में लागू की जाती है, या किसी भी देश में इतिहास से जुड़ी जो भी है कुछ बातों को जो है ध्यान में रखकर, क्योंकि उससे जो है हमारे पूरे भूभाग को यानी भारतीय महाद्वीप को जो है उससे लाभ होता है। इसलिए उसको देखिए, अगर प्रशासनिक अगर आप IAS के अधिकारी IAS बनने जा रहे हैं या कुछ ऐसे कुछ ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको प्रशासन का जो है अच्छी नॉलेज नहीं है
तो फिर आप प्रशासन नहीं कर पाएंगे। और प्रशासन की नॉलेज आप लाएंगे कहाँ से? इतिहास से लाएंगे कि इतिहास के जो है जिन जिन राजाओं ने कैसे कैसे अपनी पॉलिसी लागू की है। तो इसीलिए हम लोग को जो इतिहास पढ़ने में जो है एक अभी इंटरेस्ट है और सरकार की जो है ये भी ज़रूरत है, क्योंकि आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे तो आप सीखेंगे। फिर हम लोग आगे आगे देखेंगे तो ये अकबर है, ठीक है। अकबर के शासक हम लोग देख सकते हैं 1556 से 1605 तक था। मुगल वंश का जो है ये वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। फिर अकबर के जो हम लोग अभियान पढ़ेंगे, अकबर द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसको भी पढ़ेंगे। अकबर ने जो है धार्मिक नीतियाँ भी लागू की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर इस आगे जो है जहांगीर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो है जहांगीर को हम लोग सलीम कहते हैं। क्या कहते हैं? जहांगीर को सलीम कहते हैं। फिर यहाँ पर जो है नूरजहाँ उर्फ मेहरनुसा भी, इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि माना जाता है कि जो जहांगीर जो थे, ठीक है, तो ये जितने सारे भी जो अपने जो आदेश दे रहे थे तो इनके पीछे जो है माना जाता है कि जब तक जो मेहरनुसा यानी जो नूरजहाँ थी, जब तक इस पर मंजूरी नहीं देती थी यानी साइन नहीं करती थी, तब तक यह जो है जहांगीर जो है इसको पारित नहीं करते थे। यानी इनके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, आप ऐसा भी मान सकते हैं। फिर अगला शासक बना हमारे मुगल काल में तो वो शाहजहाँ बने। क्या नाम था? 1628 से जो है 1658 तक इनका जो है राज रहा। इनको जो है खुर्रम भी कहते हैं, खुर्रम इनका नाम है, तो इसे भी आप देखिएगा। फिर हमारा जो है और एक शासक हुए जिसे औरंगजेब हुआ। ये औरंगजेब जो है 1658 से 1707 तक रहा। फिर इसके बाद जो है मुगल काल का पतन शुरू हो गया, आपको बताएंगे कैसे कैसे हुआ, उसको भी देखेंगे। फिर इस समय जो है सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग जिंदा पीर कहा गया है। ये कट्टर सुन्नी मुसलमान है। आपको बता दें कि देखिए आपको बता दें कि मुसलमान में जो है दो ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक होता है शिया, ठीक है, एक क्या होते हैं, एक होते हैं शिया, ठीक है, और दूसरे होते हैं सुन्नी। ये दो चीज़ें होती हैं। तो ये शिया सुन्नी क्या होती हैं, तो ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग राजपूत और मराठों और यूरोपियों से संबंध, इसको भी पढ़ेंगे कि हमारे जो जिसमें देखिए यूरोपीय आए थे, जिसमें यूरोपीय के कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, तो इस सब को भी हम लोग देखते चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, स्टार्ट करेंगे तो आधुनिक भारत से स्टार्ट करेंगे। तो आधुनिक भारत को हम लोगों ने कितने भागों में बांट लिया? तो आधुनिक भारत को जो हम लोगों ने 3 चरण में बांट लिए हैं। पहला चरण जो है 1857 से 1905 तक पढ़ेंगे। फिर अगला जो है 1905 से 1920 तक, फिर 1920 से 1948 तक। प्रथम चरण में क्या क्या है? तो राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, इसको हम राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण मानते हैं। फिर 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, भारतीय समाचार पत्रों का कैसे विकास हुआ, कैसे प्रकाशक हो रहे थे, कैसे कैसे उसके जो है प्रॉब्लम हुआ, जैसे स्टार्ट किस भाषा में था, इस सब को जो हम लोग पढ़ेंगे। फिर द्वितीय चरण में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के जो है जो स्वदेशी आंदोलन थे, ठीक है। तीसरे चरण में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का जो है हम लोग तृतीय चरण मानते हैं। फिर महात्मा गांधी को जो है बहुत डिटेल में पढ़ा जाना जो है ज़रूरी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे भी। जो है राजनीतिक गतिविधियाँ उसमें क्या हो रही थी, जो धार्मिक जो पुनर्जागरण हो रहे थे, यानी जो हम लोग स्वामी विवेकानंद से लगाए, जो राजा राम मोहन रहे थे, जिन्होंने जो कुछ लोग जो है सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ उस समय, इसके प्रति जो संघर्ष जारी हुए, जो संघर्ष हो रहे थे, उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग भारत के जो गवर्नर जनरल थे, जो वायसराय थे, जो क्षेत्रीय आंदोलन जो है भारत के क्षेत्रीय जो स्वतंत्र राजवंश। आज आप लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है अब पूर्ण रूप से भारत में सम्मिलित हुआ है। उसी तरह जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें कुछ ऐसे राष्ट्र थे, ऐसे जो देसी रियासतें माना जाए, जो आज हमारे राज्य हैं, जैसे सिक्किम हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, कुछ ऐसे राज्य हैं ना, जो जैसे हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर था ही, तो ये लोग एकदम मतलब तुरंत भारत में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उस समय यह नियम बनाया गया था कि कुछ ऐसे जो भी देसी रियासतें हैं, उनकी अपनी मर्जी है, या तो वो भारत में शामिल हो या अपना स्वतंत्र देश भी बनाकर अपना गुजारा या अपना प्रशासन चला सकते थे। कुछ लोगों ने अपने जो है समझ लिया तो फिर भारत में मिल गए, जिससे हम अखंड भारत की जो भी कल्पना करेंगे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। शायद नहीं होते तो हमारे देश इतना एकजुट नहीं हो पाता। फिर देखिए हिस्ट्री का जो है यही क्लास रहा हमारा, जो है यही सिलेबस है, ठीक है, यही सिलेबस है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में इससे जुड़ी भी देखिए कुछ आपको ऐसे में मतलब इसमें टॉपिक शामिल नहीं है, जैसे कि किसान आंदोलन हो गया, ठीक है, किसान आंदोलन हो गया,
ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। फिर से जनजातियाँ विद्रोह हो गई। आज देखिए हाल ही में जो मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर में जैसे कि कुकी समुदाय है, ठीक है, मैती समुदाय है, आप जो देख रहे होंगे जो नगा समुदाय है। आखिर कुकी समुदायों का इतिहास क्या रहा, मैती समुदायों का इतिहास क्या रहा, मणिपुर का क्या इतिहास रहा है, इन सारी चीज़ों को जो हम जब पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। इसमें पूरी रिसर्च करके, इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं हम छोड़ना चाहते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम हो, आप एग्ज़ाम दीजिए बेहतर तरीके से। और देखिए कोई भी हमारे जो लड़कियां हैं हमारे यूपी में, या कोई बाहर भी जो रहती हैं, जो यूपी पीसीएस जो आर ओ की तैयारी करती हैं। अब चाहो तो मैं एक बात को बात बताना चाहता हूँ, जो भी कि जो वैकेंसी है आर ओ ये खास करके लड़कियों के लिए बहुत एक बेहतर वैकेंसी है। आप इसे पढ़िएगा। हमको लग रहा है पीसीएस भी लड़कियों के लिए मुश्किल तो रहा नहीं है। घर में बैठे बैठे पढ़िए, या अगर घर वाले अगर रूढ़िवादी मानसिकता का ना होता बाहर भी निकल सकती हैं, परंतु हमारे समाज में जो भी होता है इस समय बचना चाहूँगा। तो प्लीज़ हमारी जो भी देश की जो लड़कियाँ हैं, आप इस क्लास को लीजिए और इसे पढ़िए, समझिए, ठीक है। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन है आप इसे देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही। तो आज हम लोग ने पूरे जो भी एंशिएंट का था, मिडिवल का था, मॉडर्न का था, इसका हम लोगों ने सिलेबस देखा और इसका स्ट्रेटेजी देखा कि हम लोगों ने कैसे इसको पढ़ना है। आप इसे चाहें तो आप इसको गूगल से भी कर करके पढ़ सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ चलो टाइम कम है, ये भी कर सकते हैं। तो ये जो है, अगर किसी को PDF चाहिए तो आप कमेंट करिएगा या आप हमसे बताइएगा, तो हम आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ बना देंगे जिसमें आपको जो PDF शेयर हो जाया करेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग आगे लेंगे, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट 1 था, ये दिखाते हैं क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधा का सीधा प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब यहाँ से ये जो टॉपिक जो है ना, तो यहाँ से हम लोग इसको डिटेल में लेंगे, यहाँ से पूरा पाषाण काल का से। और जो पूरा पाषाण काल है, यानी तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।